हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वीं यानी कक्षा 6ठी इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 10वां बाबांचं पत्र, इसका स्वाध्याय। तो चलो देखते हैं बाबांचं पत्र, इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, एका शब्दात उत्तरे लिहा। इसका हिंदी में अर्थ, एक शब्द में उत्तर लिखो। उसका कठिन गेलेला पेपर। हिंदी में अर्थ, कठिन जो पेपर गया उसका नाम क्या है? तो उत्तर है गणित। वैष्णवीला पत्र लिहिणारे। वैष्णवी को पत्र लिखने वाले कौन? तो उसके बाबा। परीक्षेतील गुणांपेक्षा महत्त्वाचे गुण। इसका हिंदी में अर्थ है कि परीक्षा के गुणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण और क्या है? तो इसका उत्तर है आंतरिक गुण। बड़ी, वैष्णवीसाठी बाबा आणणार असलेला खाऊ। वैष्णवी के लिए बाबा कौन सा खाऊ लाने वाले थे? तो इसका उत्तर है पुस्तकें। तो ये हो गया अपना पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। एका वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसका है, आईने दूरध्वनीवरून बाबांना कोणता निरोप दिला। इसका हिंदी में अर्थ, आई ने टेलीफोन से बाबा को कौन सा मैसेज दिया। देखते हैं उत्तर है, आईने दूरध्वनीवरून बाबांना असे सांगितले की वैष्णवीला 6 माहीचा गणिताचा पेपर कठीण गेल्यामुळे ती फार निराश झाली व रडतही होती। हिंदी में अर्थ, आई ने टेलीफोन से बाबा को बताया कि वैष्णवी को हाफ ईयरली का गणित का पेपर कठिन गया और वो निराश हो गई और रो भी रही है। प्रश्न दूसरा है इसका, बाबांनी दूरध्वनीवरून बोलने का पसंद केले नहीं। हिंदी में अर्थ, बाबा ने टेलीफोन से बोलना पसंद क्यों नहीं किया। उत्तर है, पत्रातून वैष्णवीशी सविस्तर हितगुज करावे म्हणून बाबांनी दूरध्वनीवरून बोलने पसंद केले नहीं। हिंदी में अर्थ, पत्र से वैष्णवी के साथ मन की बात करने का बाबा का यानी पिताजी का मन था, इसलिए उन्होंने दूरध्वनि से बात करना पसंद नहीं किया। इसका तीसरा प्रश्न है, गणित विषय वैष्णवीचा लाडका होण्यासाठी बाबांनी कोणते उपाय सुचवले आहे। हिंदी में अर्थ, गणित विषय वैष्णवी को प्यारा होने के लिए, पसंद आने के लिए बाबा ने कौन कौन से उपाय बताए। उत्तर है, गणित विषय वैष्णवीचा लाडका होण्यासाठी बाबांनी तिला गणिताशी मैत्री करणे, संकल्पना, सुबोध, क्रिया नीट समजावून घेणे व उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव करणे हे उपाय सुचवले आहेत। हिंदी में अर्थ, गणित विषय वैष्णवी को अधिक अच्छा लगने के लिए बाबा ने उसको गणित के साथ दोस्ती करने के लिए कहा। गणित की संकल्पनाएं, सुबोध, संबोध चाहिए वहाँ पे, क्रियाएं नीट समझना और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना और उसकी प्रैक्टिस करना, ये उपाय उन्होंने उसको बताए। तो बच्चों, ये हो गया हमारा प्रश्न दूसरा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। बच्चों, आपको अगर ये वीडियो समझ में आता होगा या पसंद आता होगा तो आप इसको लाइक करिए, क्योंकि लाइक वीडियोस में ये वीडियो आएगा तो आप जब भी आपको काम पड़ेगा तो इस वीडियो को देख सकते हैं। चाहे परीक्षा का टाइम हो, रिवीजन करने के लिए हो, तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं, जल्दी से आपको वीडियो दिखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। यानी नीचे ये जो शब्द दिए हैं इसके समान अर्थ के शब्द हमने लिखना है और ये उत्तर मैंने निकाल के रखे हैं, आपको पढ़ के बताती हूँ। नृत्य यानी नाच, सुंदर यानी सुरेख, उशीर यानी विलंब, अवघड यानी कठीण। प्रश्न 4, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। विलोम शब्द लिखना है। इसके भी उत्तर मैंने निकाल के रखे हैं, पढ़ के दिखाती हूँ। कठिन विरुद्ध सोपा, मैत्री विरुद्ध वैर, अवगुण विरुद्ध गुण, अपयश विरुद्ध यश। तो ये हमारा प्रश्न चौथा हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वें का है, वैष्णवीच्या अंगी असलेल्या कला। वैष्णवी के पास कौन कौन सी कलाएं थे? तो उसका उत्तर है,
पहली कला है गोष्टी सांगणे यानी कहानी बताना, दूसरी कला है चित्रकला यानी चित्र बनाना, और तीसरी कला है नृत्य कला यानी नृत्य करना, डान्स करना। प्रश्न 5 का आ है, बाबांनी कला जोपासण्याचा आग्रह केला कारण। इसका हिंदी में अर्थ है कि बाबा ने वैष्णवी को कहा कि ये कलाएं जो है इसको छोड़ना नहीं, इस कला को विकसित करना है, इसका कारण क्या। तो इसका उत्तर है, पहला है जीवन सुंदर करते, कारण कलाएं अपना जीवन सुंदर करती है। दूसरा है व्यक्तिमत्व फुलवते यानी अपने व्यक्तिमत्व का विकास करती है। और तीसरा है इसका गुणांची वाढ करते यानी ये कलाएं हमारे गुणों का विकास करती है, उसकी वृद्धि करती है। तो ये है प्रश्न 5 के आ का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6, सध्याच्या युगात पत्र पाठवण्याची कोणकोणती साधने उपलब्ध आहेत त्यांची यादी करा। यानी कि आज के युग में पत्र भेजने के कौन कौन से साधन उपलब्ध है उसकी हमें लिस्ट बनानी है। तो देखते हैं हम इसका उत्तर। तो बच्चों इसका उत्तर ये है कि आज के काल में हम तो चिट्ठी लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते ऐसे नहीं है, लेकिन लिखते नहीं हैं क्योंकि उससे ज़्यादा सुविधाएं अभी हमारे पास हैं। यानी कि पत्र भेजने के कौन कौन से साधन उपलब्ध है मैं थोड़ा आपको मौखिक रूप से ही बताती हूँ। नंबर 1 मोबाइल है, मोबाइल से हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सेल फोन से बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ। और फेसबुक है, फेसबुक से भी हम एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं और अपनी बात भी बता सकते हैं। ये काम पत्र भेजने का फेसबुक से भी हम कर सकते हैं। ईमेल है, जीमेल है, आदि बहुत सारे साधन उपलब्ध है। तो ये हो गया हमारे छठे प्रश्न का उत्तर कि कौन कौन से साधन हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7, दिवाळीच्या सुट्टीत तुम्ही काय काय गंमत करणार याची यादी बनवा। इस प्रश्न का हिंदी में अर्थ ये है कि दिवाली की छुट्टी में आप क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी मज़ा मस्ती करेंगे उसकी लिस्ट हमें बनानी है। तो देखते हैं इसका भी उत्तर मैं आपको बताती हूँ। ये अपने अपने पर निर्भर होता है कि तुम दिवाली की छुट्टी में क्या क्या करना चाहते हो। जैसे कि मेरे समझ में आ गया, और किला बनाना, बहुत सारे बच्चे किला बनाने का सोचते हैं, दिवाली में किला बनाते हैं मिट्टी का। और दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगी बहुत सारे पकवान बनाकर खाना, ये भी काम हम दिवाली की छुट्टी में करते हैं। और तीसरा हम और मस्ती कर सकते, घूमने जा सकते हैं टूर पे, सारी फैमिली के साथ या रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ टूर पे जा सकते हैं। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए जा सकते हैं, जैसे ताजमहल है, अजंता एलोरा है, या पिकनिक है, छोटा सा वन भोजन भी कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि रिश्तेदारों से भी हम मिलने जा सकते हैं, ये भी हम एक मस्ती या मज़ा कर सकते हैं। गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, टीवी देखना, और बुक्स पढ़ना, चैटिंग करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस भीड़ भाड़ में हमको सोने को बहुत कम मिलता है, तो हम आराम से सोने के लिए भी सोच सकते हैं। आराम करना, कोई एक्टिविटी करना, या अपना बचा हुआ होमवर्क करना खेलते खेलते, ज़बरदस्ती नहीं है प्रेशर लेके। और किटी पार्टीज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। या मम्मी की मदद कर सकते हैं घर काम में, और बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज सेवा भी कर सकते हैं। जैसे आपका मन हो उस प्रकार से मस्ती आप दिवाली की छुट्टी में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की लिस्ट बना के आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न 8वां है, तुमच्या मित्राला मैत्रिणीला पोहण्याच्या स्पर्धेत राज्यातून प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला, त्याचे तिचे अभिनंदन करणारा संदेश खालील चौकटीत लिहा। इस प्रश्न का अर्थ ये है कि हमें एक छोटा सा पत्र लिखना है अभिनंदन पर, कि इसमें पूछा गया है कि आपके मित्र को, मित्र है तो मित्र को, और मैत्रीण को, अगर आपकी सहेली है तो उसको पोहण्याच्या स्पर्धेत मतलब स्विमिंग करने की स्पर्धा में राज्य में उसका प्रथम क्रमांक आ गया, तो आपको उसका क्या करना है, अभिनंदन करने वाला संदेश इसके उत्तर में लिखना है। तो मैंने अपने हिसाब से ये संदेश आपको लिख के दिखाया, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। समझने के लिए मैंने आपको एक उदाहरण दाखिल एक संदेश यहाँ लिख के बताया है।
वो इस प्रकार से है, प्रिय अजय, लड़का है तो अजय, लड़की है तो अनुया, कुछ भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो. तू पोहण्याच्या स्पर्धेत राज्यात सर्वप्रथम आल्याबद्दल तुझे मनापासून अभिनंदन. आम्हाला तुझा अभिमान वाटतो. असेच उज्ज्वल यश तू मिळवावेस ही हार्दिक शुभेच्छा. यानी कि स्विमिंग किस कंपटीशन में तुम्हारा सर्वप्रथम क्रमांक आया, तो तुम्हारा मैं मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ और हमें तुम्हारा बहुत अभिमान लगता है और ऐसा ही उज्ज्वल यश तू हमेशा संपादन करना, यही मेरी हार्दिक शुभेच्छाएं है. तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं संदेश. उसके बाद 9वां प्रश्न है, अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे यासारखी 2 वाक्ये खालील चौकटीत लिहा. जैसे कि एक अच्छा विचार है, सुविचार, अपयश ये यश की पहली सीढ़ी है ना. जब तक हमें अपयश नहीं मिलता है, ठोकर नहीं लगती है, हम उसकी तरफ क्या नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते हैं, तब तक हमें यश नहीं मिलता है. तो इसीलिए कहते हैं कि अपयश ही यश की पहली सीढ़ी है. तो इस प्रकार के 2 सुविचार, 2 वाक्य हमें और लिखना है. यहाँ 2 जगह दिए तो मैंने लिख के रखे हैं. आपको पसंद आए तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन से लिख सकते हैं. पहला है प्रयत्नांति परमेश्वर, यानी प्रयत्न करने के बाद ही हमें परमेश्वर की प्राप्ति होती है. यानी कि प्रयत्न करने के बाद ही हमें अच्छा फल उसका मिलता है, यश मिलता है. दूसरा मैंने लिखा है, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे. हम बहुत बार सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा तो हम क्यों करेंगे, वही हम क्या करते हैं, उसको निराशा में चले जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, केल्याने होता आहे रे म्हणजे करते करते ही बनता है. तो आधी केलेची पाहिजे, यानी पहले उसको करके देखो तो आपको वो काम बन जाएगा. ये इस प्रकार के 2 वाक्य मैंने इसमें उत्तर में लिखे हैं. अब देखते हैं हम अगला प्रश्न. अगला प्रश्न है हमारा प्रकल्प. प्रकल्प यानी एक प्रकार का उपक्रम होता है. साने गुरुजी यांचे सुंदर पत्रे हे पुस्तक मिळवा, वाचा. त्यातील तुम्हाला आवडलेली पत्रे सुरेख अक्षरात लिहा. एक साने गुरुजी नाम के लेखक हैं, उनका पुस्तक है सुंदर पत्रे. इसमें बहुत सारे पत्र उन्होंने लिखे हैं. तो ये पुस्तक आप पढ़ लीजिए, आपको नेट से ये पुस्तक मिल जाएगा. आप इसको पढ़ लीजिए, वहाँ से ख़रीद के अगर ले सकते हैं तो वहाँ से लेके ख़रीद के पढ़ लीजिए, या लाइब्रेरी में मिल सकता है तो वहाँ से ले लीजिए. और बहुत सारे जगह पे ये मिल जाएगा. सुंदर पत्रे पुस्तक बहुत अच्छा पुस्तक है. बहुत अच्छे अच्छे पत्र उन्होंने लिखे हैं संस्कार करने के लिए. त्यातील तुम्हाला आवडलेली पत्रे सुरेख अक्षरात लिहा, और उसमें से तुम्हें जो पत्र पसंद आए 2, 4, 5 आप सुरेख अक्षर, सुरेख यानी सुवाच्य सुंदर अक्षर में एक कॉपी में लिखो. तो ये तुम्हारा क्या है, प्रोजेक्ट, प्रकल्प है. उसके बाद प्रश्न है, खालील वाक्यातील रिकाम्या जागी कंसातील योग्य विशेषणे लिहा. यानी ये नीचे जो वाक्य दिए हैं, इस नीचे दिए हुए वाक्य में ये क्या है, खाली स्थान छोड़े, ये मैंने भरे हैं अभी. तो यहाँ आपको ये ब्रैकेट में जो दिए हैं शब्द टवटवीत, उंच, नवा और 100, ये 4 वाक्य जो है उसमें कौन सी योग्य जगह पे बैठते हो हमें वहाँ पे भरना है. मैंने भर के दिखाए हैं, पढ़ के दिखाती हूँ. हिमालय रिकामी जागा पर्वत है, यानी हिमालय खाली स्थान पर्वत है. तो कैसा है, उंच यानी ऊंचा. तो यहाँ कौन सा शब्द बैठेगा, उंच. कंपास घ्यायला आईने मला 100 रुपये दिले. आईने मुझे कंपास लेने के लिए रुपये दिए. कितने, 100 यानी 100. तीसरा है, बागेत रिकामी जागा फुले आहेत, यानी बागेत खाली स्थान फुले आहेत. फूल कैसे रहते हैं, टवटवीत यानी बिल्कुल फ्रेश. तो यहाँ शब्द भरा है टवटवीत. ये क्या है, विशेषण है. पर्वत का विशेषण उंच है, रुपये का विशेषण 100 है, फुले का विशेषण टवटवीत है. और चौथा बड़ी नंबर का, ताईने मला रिकामी जागा सदरा दिला, यानी ताईने मुझे, ताई यानी बड़ी बहन, दीदी, उसने मुझे खाली स्थान सदरा दिया. सदरा यानी शर्ट. कैसा सदरा दिया उसने, नवा, नवा यानी नया. तो इसलिए मैंने यहाँ शब्द भरा है नवा. ये सदरा के लिए आया है विशेषण नवा. तो इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ. अगला प्रश्न देखते हैं. अगला प्रश्न है, खालील तख्ता वाचा समजून घ्या. यानी इसको बोलते हैं तख्ता यानी चार्ट, और इसको हमें पढ़ना है, समझ लेना है. तो देखो, पढ़ते भी हैं, समझ भी लेते हैं. अनुक्रम क्रमांक 1, इसमें वाक्य दिया है, अनवर वेगाने धावतो.
और इसका काल दिया है वर्तमान काल, यानी अनवर वेग यानी बहुत जोर से धावतो यानी दौड़ता है। दौड़ता है क्रिया कैसी है, चल रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, मराठी में बोलते हैं वर्तमान काळ। दूसरा है वाक्य, काल अनवर वेगाने धावला, यानी कल जो बीत गया है, तो अनवर कल जोर से दौड़ा। भूतकाल हो गई घटना, उसको हम क्या बोलते हैं, भूतकाल, मराठी में बोलते हैं इसको भूतकाळ। तीसरा है उद्या अनवर वेगाने धावेल, आने वाला कल जो है, कल अनवर बहुत जोर से दौड़ेगा, यानी भविष्य काल हो गया, तो मराठी में इसको बोलते हैं भविष्य काल। यानी कि सेंटेंस दिए हैं कि ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, भूतकाल का है और ये भविष्य काल का है, यही इसमें आपको समझ लेना है। तो आगे पढ़ते हैं, क्रियापदाच्या रूपावरून वाक्यातील काळ ओळखता येतो। तो इसमें क्या बोला गया है कि क्रियापद यानी क्रिया, इसमें क्रिया है धावतो, इसमें क्रिया है धावला और इसमें क्रिया है धावेल। तो ये जो क्रियापद के रूप है, क्रिया के रूप है, इससे हमें वाक्य में कौन सा काल है ये हम पहचान सकते हैं। जहाँ धावतो आया तो वर्तमान का, धावला यानी हो गई क्रिया तो भूतकाल, और धावेल यानी भविष्य काल। तो यह है क्रिया के रूप, इससे हमें पता चलता कि वाक्य कौन से काल में है। तो काल के मुख्य 3 प्रकार हैं, एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। यानी पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। हिंदी में भी ये 3 काल हैं, मराठी में भी ये 3 काल हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न कि इसमें क्या बताया गया है। तो बच्चों, यहाँ हमने इस पाठ का जो स्वाध्याय है बाबांच पत्र, ये यहाँ कर लिया है। आशा करती हूँ आपके समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया होगा अच्छे से या नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और समझ में आया होगा तो भी कर सकते हैं, नहीं आया होगा तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूँगी। और अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला पार्ट। थैंक यू।